दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा विषय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके संबंध में कौन कौन संकल्पनाएं वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के संबंध में वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक तो विद्वानों ने, दूसरी संस्थाओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभ में धार्मिक विचारधाराओं का अधिक बोलबाला था, परंतु इसी के संबंध में फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कास्ते दा बोफन। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना दी थी और इसी तर्कपूर्ण परिकल्पना से ही वैज्ञानिक पहल की शुरुआत हुई थी। वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार से वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। नंबर 1, अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कंसेप्ट। दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, डोलिस्टिक कंसेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और द्वैतवादी के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। पहली संकल्पना इसमें है अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कंसेप्ट। ये क्या होती है अद्वैतवादी संकल्पना? कि इस संकल्पना को पेरेंटियल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पेरेंटियल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इस संकल्पना के अनुसार में ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है। अद्वैतवादी संकल्पना में कांट और लाप्लास महत्वपूर्ण है। यहाँ अद्वैतवादी का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो नहीं बल्कि एक, यानी कि एक ही वस्तु से जब पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है तब उसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में कांट तथा लाप्लास दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं, और जिसमें कांट जर्मन के रहने वाले हैं और लाप्लास फ्रांस के रहने वाले हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में पहले इसमें आते हैं कांट महोदय ने सर्वप्रथम वायव्य राशि परिकल्पना दी थी। कांट महोदय की कौन सी परिकल्पना है? वायव्य राशि परिकल्पना। ये क्या थी कि ये कांट महोदय जर्मन के रहने वाले एक दार्शनिक थे और कांट महोदय ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रारंभ में एक तप्त एवं गतिशील निहारिका थी और इसी निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए और जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का और अन्य उपग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या कहा था कि प्रारंभ में एक तप्त गतिशील निहारिका थी और इसी निहारिका से कई गोल छल्ले निकले हुए थे, और जब कई गोल छल्ले निकले और जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात इन्होंने कही थी। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है, परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया था, क्योंकि यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करता है। तो इस तरीके से ये परिकल्पना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जामों में आए दिन अक्सर पूछी जाती है। कांट के बाद में नंबर 2, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, यानी कि लाप्लास महोदय भी अद्वैतवाद से संबंध है। इन्होंने इस निहारिका परिकल्पना में क्या बात कही थी? लाप्लास महोदय फ्रांस के एक विद्वान हैं। इन्होंने 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और उस संशोधन करने के बाद में ये बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक छल्ला बाहर निकला। यानी कि कांट महोदय ने क्या कहा था? एक निहारिका थी, उसमें से फिर कई गोल छर्रे निकले। ये बात कांट की थी। और इन्होंने क्या कहा है? उसी में संशोधन किया है कि एक विशालकाय तप्त निहारिका से पहले एक छल्ला बाहर निकला, और एक छल्ला जो बाहर निकला जो कई विभिन्न छल्लों में विभाजित हो गया, और ये छल्ले अपने पित्र यानी मुख्य छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। बाद में इन्हीं के
शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ और पृथ्वी की भी इन्हीं में से एक शामिल है। तो इस तरीके से इन्होंने लाप्लास महोदय ने अपनी ये निहारिका के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। और इसी परिकल्पना में सभी ग्रह हैं जो हैं उपग्रह हैं अपने पितृ ग्रह के चारों ओर दिशा में घूमते हैं, ये भी बात कही थी। परंतु इस तथ्य में जो शनि और बृहस्पति हैं, ये आपके शनि और बृहस्पति के उपग्रह हैं, अपने पितृ के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। तो ये इसमें एक भ्रामक शब्द बना हुआ है। तो ये तो हुए अद्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादक यानी कांट और लाप्लास, कांट की वायव्रास परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब बढ़ते हैं द्वैतवाद परिकल्पना की ओर। द्वैतवादी संकल्पना, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड से नहीं होकर के बल्कि दो पिंडों से मानी जाती है, यानी कि दो तारों के संयोग से मानी जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति। और अद्वैतवाद में क्या था, एक तारे से माना जाता था। इसमें भी चेम्बरलिन एवं माल्टन की ग्रहण परिकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जेम्स जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना। दो द्वैतवाद में है, कौन कौन, पहला कौन इसमें है, चेम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना और जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो इनके बारे में भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चेम्बरलिन व माल्टन की ग्रहण परिकल्पना, ये द्वैतवाद की संकल्पना है और इसके प्रतिपादक चेम्बरलिन एवं माल्टन है। इन्होंने 1905 ईस्वी में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था और इन्होंने इस परिकल्पना में यह बताया था कि ग्रहों का निर्माण एक तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है बल्कि एक ठोस पिंड से हुआ है। ये बात इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा था कि ग्रहों या पृथ्वी का निर्माण यानी ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है वरन एक ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल, और भी इन्होंने ये बताया है कि प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य और उसका एक साथी अन्य तारा था। जब यह अन्य एक विशाल तारा सूर्य के पास से पहुंचा, यानी कि जो उसका एक साथी तारा था वो जब सूर्य के पास से पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए और जब ये असंख्य कण अलग हो गए तो यही आपस में मिलकर के पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण किया था। तो इस तरीके से इन्होंने ये अपनी ग्रहण परिकल्पना में अपने शब्द दिए थे और यह परिकल्पना जो है पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना, महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति तथा पर्वतों का निर्माण आदि के संबंध में व्याख्या प्रस्तुत करती है। अगली इसमें परिकल्पना आती है जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। दोस्तों, यह परिकल्पना आधुनिक मत के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इतनी महत्वपूर्ण है, अभी आप लोग इसके बारे में खुद ही जानकारी हो जाएगी आप लोगों को कि इस ज्वारीय परिकल्पना में इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है और जिसमें से पर्याप्त इसका समर्थन भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने क्या कहा था कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। जैसे एक ये सूर्य है और एक इसका एक साथी तारा है, इसके संयोग से हुआ है। और इन्होंने क्या कहा, सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण, अब यहाँ पर बात ये उठती है, ये बात तो इन्होंने भी कही थी चेम्बरलिन माल्टन की ग्रहण परिकल्पना में भी, लेकिन इन्होंने ज्वारीय उद्भेदन बल का प्रयोग किया है। बस इस वजह से इनकी महत्वपूर्ण परिकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा था कि ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट, एक शब्द और दिया था फिलामेंट, फिलामेंट के रूप में खिंच जाता है और बाद में यह टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। जैसे ये सूर्य एक है और एक से साथी तारा है और जब ये इसके सूर्य के पास से गुजरेगा तो क्या होगा, जैसे सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा तो सूर्य का कुछ भाग निकल गया और निकल गया तो ये एक इस कंडीशन में ऐसे, इस कंडीशन में
ये बन गया। और यही एक कंडीशन जो है, इसी को इन्होंने फिलामेंट शब्द से संबोधित किया था। और ये फिलामेंट जब अलग हुआ तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और जब यह फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा तो क्या हुआ कि यही फिलामेंट सूर्य के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। कि ये जो फिलामेंट था ये विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। और यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार और संरचना की भी व्याख्या करती है। जिस तरीके से आप लोग इस फिलामेंट में देख सकते हैं, सूर्य था, ये फिलामेंट उस साथी तारे के खिंचाव से अलग हुआ, उसके बाद में उसके कुछ कण थे वो इसके समूहन से इस तरीके से फिलामेंट में दिखाया गया है कि सबसे छोटा जो है बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरीके से फिलामेंट में अगर देखे जाएं तो वर्तमान में ये जो सभी ग्रह जो हैं फिलामेंट में दर्शाए जाएं तो फिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये परिकल्पना इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आजकल ग्रहों के संबंध में व्याख्या की जाती है। और अगली परिकल्पना इसमें है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल महोदय की क्या है? द्वैतारक परिकल्पना। और ये रसेल महोदय ने जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी उसमें ही संशोधन किया है और संशोधन करके यह बताया है कि सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करने में समर्थ रहे हैं। जैसे ये सूर्य है और एक साथी तारा है, इसके निकट आता तारा, यानी ये बात ग्रहाणु की परिकल्पना में भी की गई थी और इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने एक कोणीय संवेग पर इन्होंने बल दिया है। बस इतनी वजह से इनकी ये परिकल्पना जो है महत्वपूर्ण रही है। चौथी परिकल्पना आती है ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। और ऑटो स्मिथ ने इस धूल परिकल्पना में ये बात कही है। पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये ऑटो स्मिथ महोदय जो हैं ये रूस के रहने वाले हैं और इन्होंने 1943 ईस्वी में ये अपनी परिकल्पना दी थी। अंतरतारक धूल परिकल्पना इससे पहले ही प्रदर्शित ये होता है, इसमें धूल शब्द का दिया है, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। ये बात बहुत ही मजबूत है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, क्या कही थी? जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ यानी गैस के बादल तथा धूल कण अपनी ओर आकर्षित किए। और जब धूल कण अपनी ओर आकर्षित किया तो क्या हुआ? जो समूहन के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, यानी कि जो धूल कण गैस थी वो आपस में समूहित हो गई, गुच्छों के रूप में बन गई और सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगी। और इन्हीं कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी। और यह परिकल्पना जो है सूर्य व अन्य ग्रहों के बीच में कोणीय संवेग और विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर और ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी में भी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ रहे। तो इस प्रकार से ये ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धुरी परिकल्पना थी। नंबर लास्ट और पांचवी परिकल्पना है फ्रेड होयल व लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना। यानी कि अभिनव तारा परिकल्पना क्या थी, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर हम इसमें इमेज से भी इसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेड होयल एवं लिटिलटन की एक पुस्तक थी नेचर ऑफ यूनिवर्स, और इस नेचर ऑफ यूनिवर्स किताब में उन्होंने 1939 ईस्वी में उन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी उसमें संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद में इन्होंने ये बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही है।
आज तक तो अद्वैतवाद की बात हुई, फिर द्वैतवाद की बात हुई। अब इन महोदय ने क्या किया है कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका बताई है। और इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उनके एक साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। ये बहुत ही बात महत्वपूर्ण है इनकी परिकल्पना में। और यह सिद्धांत जो है ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता और ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व, तो इस तरीके से ये बातें इस परिकल्पना में थी। अब जानते हैं कि मैप के अनुसार में ये परिकल्पना कैसे सिद्ध हुई थी। पहले जानते हैं 2 बातें कि इस अभिनव तारा परिकल्पना में फ्रेड होयल व लिटलटन महोदय ने क्या कहा था, एक सूर्य था, उसका एक साथी तारा है और उसमें फिर विस्फोट हुआ, ये बात कही थी। और विस्फोट होने से जो नाभिकीय केंद्र से जो इधर उसका कण थे उसके इधर उधर अलग होने लगे, इधर उधर बिखरे, और ये सूर्य है। फिर क्या हुआ, सूर्य तो अपनी ओर आकर्षित करेगा इस सब चीज़ों को, तो सूर्य अपनी ओर आकर्षित करने लगा और इसकी वजह से ये जितने भी धूल कण थे जो विस्फोट हुआ था इस साथी तारे में, तो क्या हुआ, यही का मलबा था, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब सूर्य के चारों ओर ये मलबा चक्कर लगाने लगा तो क्या हुआ, अब ये छोटे छोटे जो मलबा था आपस में घनीभूत होने लगे और ये घनीभूत होने लगे और घनीभूत होने के बाद में ये सभी सूर्य के चारों चक्कर ही लगाते रहे। फिर ये कुछ छोटे हो गए, कुछ बड़े हो गए, तो इस तरीके से ये सभी ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ये फ्रेड एवं होयल तथा लिटलटन की अभिनव तारा परिकल्पना थी। तो इस तरीके से मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया।